साथियों नमस्कार। श्रीकांत, क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? ये बात अब धीरे धीरे हर जगह पूछी जाने लगी है और जिस तरह से रणनीतिक तैयारियां चल रही हैं और अमेरिका जिस तरह से ईरान में अब खुलेआम कह सकते हैं कि कूद पड़ा है और जिस तरह से ट्रंप ने अपना मैसेज डाला है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने डाला है और जिस तरह से एलन मस्क स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वहां पे मुहैया करा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, जबकि आप समझिए कि ईरानी सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट को बंद कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी 2 दिन से ये बात चल रही है कि जो स्टारलिंक इंटरनेट है उसको जैम कर दिया गया है। और जैम किसने किया? अब ईरान के अंदर तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि नहीं उसको जैम कर देगा। तो जैम कौन करेगा? या तो रसिया करेगा या चाइना करेगा। रसिया के पास में वो टेक्निक है, मतलब तकनीक है तो चाइना के पास, लेकिन चाइना सीधे सीधे ईरान में कूद नहीं रहा है, लेकिन रसिया धीरे धीरे कूद रहा है। क्योंकि देखिए रसिया की अपने हित है, रसिया के मैक्सिमम जो वो वेपन्स है वो ईरान में वो रसिया ही देता है, चाइना देता है। तो रसिया खुल के मैदान में है और कह सकते हैं कि फिर से ये लड़ाई जिस तरह से यूक्रेन को एक प्रकार से बर्बाद कर दिया अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने, नाटो कंट्रीज ने, उसी तरीके से अब ईरान को करने के लिए ये लोग आगे आ गए हैं। देखिए ईरान में हो सकता है उनके अपने मसले हैं, वहां पे आजादी को लेकर बातचीत होती है, महिलाओं की आजादी को लेकर बातचीत होती है, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। खामेनेई सरकार ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, ये बात सही है। लेकिन ऐसे सीधे सीधे अमेरिका जिस तरह से अब वहां की आजादी को लेकर चिंतित हो गया और वहां पे आजादी की बात कर रहा है और अमेरिकी सरकार कह रही है कि ठीक है तुम लोग आगे चलो, हम सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका मतलब है कि सीधे सीधे अब अमेरिका ने ईरान को ये बता दिया कि नहीं भाई हम आ रहे हैं, ठीक है, हम धूमधाम से आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। और ऐसे नहीं हो पाएगा कि इसलिए कि देखिए कहने की बात है, ईरान की जो लड़ाई चल रही है ना उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रसिया और अमेरिका है। वहां पे भी यही स्थिति है, ठीक है, क्योंकि चाइना को बहुत इंटरेस्ट नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, रसिया चाइना भले ईरान के साथ में, लेकिन चाइना स्टारलिंक को जैम कर देगा। एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, वो जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, उसको पूरे देश में जैम कर दिया गया था, यानी जाम कर दिया गया था, वो चल नहीं रहा था। हालांकि वो सैटेलाइट बेस पे है, जो स्टारलिंक इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करवाता है, उसको जैम करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन उसको भी जाम कर दिया। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी रसिया की अप टू ग्रेड है, यानी कि रसिया बिल्कुल से पीछे नहीं है अमेरिका के। रसिया अमेरिका दोनों महाशक्ति हैं, है ना। और जिस तरह से अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे कह सकते हैं कि 99% हमले के आदेश दे दिए हैं ग्रीनलैंड को, अब वो लेने के मूड में। क्यूबा को कह ही दिया है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप महोदय ने खुद को कह दिया, जो आज तक के अमेरिकी इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने किसी दूसरे देश के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति की उपाधि नहीं ली थी या पदवी नहीं ली थी। अब देखिए सिर्फ उपाधि तक ही मामला नहीं है। वेनेजुएला में जो उपराष्ट्रपति थी रोड्रिग्स, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गई, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को घोषित कर दिए हैं वेनेजुएला में। तो वहां पे भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। लड़ाई का क्या मतलब? वेनेजुएला को पता है कि अमेरिका के सामने अब टिक नहीं पाएंगे, और सच पूछिए तो अमेरिका इस समय बिल्कुल फुल फॉर्म में है। और अमेरिका की जो रणनीति चल रही वो यही है कि ईरान में एक बार किसी तरीके से उसके हाथ ईरान में ठहर जाए, यानी कि वो ईरान में अपने हाथ गड़ाना चाहता है और रखना चाहता है, और इस तरह से कि ईरान में अमेरिकी प्रभुत्व नजर आए और अमेरिका जो चाहे ईरान में वो कर सके। आज तक अभी ऐसा ईरान में नहीं हो पाया है। और मजे की बात यह है कि जो 1979 में जो ईरान में क्रांति हुई थी, जो राजशाही शासन हटाया गया, जो जार का शासन था, शाह का शासन था, वो शाह के वंशज जो है अमेरिका में बैठे, वो अमेरिका उनको साथ दे रहा। और ईरानी जो शाह हैं वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, अमेरिका हमारे साथ में खड़ा हुआ है, यही मौका है और खामेनेई की सत्ता को उखाड़ दिया जाए। इतना आसान नहीं ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकना, खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना। भले वो 86 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा कर लिया है, ठीक है। और ईरान में
क्या है। दूसरी बात यह है कि ईरान की जो सरकार है, सरकार के साथ में जो सेना है वो भी मजबूत है। हालांकि अमेरिका ने घुस घुस के कुछ बहुत सारे उनके टॉप कमांडर को भी पिछले 6-7 महीने में मारा है ईरान में। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे एयर टू एयर, जमीन पे अगर देखेंगे तो ईरान है मजबूत है, इतना आसान नहीं ईरान को कह सकते हैं कि सरकार को गिरा देना वहां पे। हाँ, क्रांति हो रही, लेकिन अभी आप देखिए कल परसों में खामेनेई के समर्थन में भी लाखों लोग निकल आए हैं सड़क पे। तो एक तरफ विरोधी है, एक तरफ पक्ष वाले हैं, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए किसी भी सरकार को उखाड़ना तब संभव हो पाता है जब सिर्फ विरोधी ही आंदोलन करते रहे, विरोधी क्रांति करते रहे। जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, शेख हसीना की सरकार को उखाड़ दिया गया, ठीक है, जितने विरोधी थे, जितने इस तरह से लोग थे, उन्होंने उखाड़ दिया। नेपाल में जो हुआ, आए दिन बहुत सारे, ब्राजील में आप देख रहे हैं, ब्राजील में सत्ता नहीं पर इस तरह से आंदोलन लगातार चल रहे हैं, हर जगह हर देश में चल रहे हैं। सौभाग्य से हमारे देश में हमारी सरकार जो है इन चीजों को समझती है, और हमारे यहाँ तो जो जेनजी है वो समझदार है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, कोई तानाशाही वाला शासन चल रहा है, लोकतंत्र है। लेकिन अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की स्थितियां इस तरह से है कि वो कहीं ना कहीं तीसरे महायुद्ध की ओर जा रही है, क्योंकि ईरान में अगर वाकई लड़ाई छिड़ जाएगी तो सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, और फिर ये बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से यूरोपीय कंट्रीज भी और नाटो कंट्रीज भी अमेरिका से कह सकते हैं छिटक रहे हैं, और वो रसिया और चाइना की तरफ जा रहे हैं यूरोपीय कंट्रीज, तो अमेरिका को भी एहसास तो है। अब अमेरिका चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या करता है, उसके सामने ये है कि वो भारत को अपने पक्ष में ला ले, और भारत की जो स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करे, जैसे कि अभी तक वो करता है। हालांकि बहुत अनमने तरीके से करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ईरान में स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, और जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, वो रिपोर्ट आई थी कि लगभग 12,000 लोग मारे जा चुके, पेपर में आ रहा है कि नहीं 1200 लोग मारे गए हैं। ये सही बात है कि 1200 लोग मारे गए। अगर ये आम पेपर आम रिकॉर्ड है तो आप समझिए कितने लोग मारे गए होंगे, प्रदर्शनकारी कितने मारे होंगे। क्योंकि देखिए सेना, वहां की ईरानी सेना ना वो दमन चक्र अपना रही है, और लोग जो प्रदर्शनकारी है उनको गिन गिन के मार रही है। तो ये बात तो सही है कि वहां पे खूनी खेल चल रहा है सत्ता के, और सत्ता को हटाने के लिए, ठीक है। अब उसमें कौन जीतता है कौन हारता है वो तो आने वाले दिन में होगा, वो सब भविष्य की गर्त में। लेकिन सच बात यह है कि ईरान में अनायास लोग मारे जा रहे हैं, और बहुत चौचक मारे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, ईरान पे हमारी नजर बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे जरूरी है बात करना, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अलग नहीं है, और हमारे यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। हमारी सरकारें परेशान हैं, देश के लोग भी परेशान हैं, और बुद्धिजीवी होने के नाते सभी को परेशान होना चाहिए कि देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही, क्योंकि ये पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई। तो ग्लोबल विलेज में अगर आप हैं तो एक देश से दूसरा देश इंपैक्ट तो डालेगा ही, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बांग्लादेश में घटना घटी तो शेख हसीना भाग के यहाँ पे आई, आज तक यहीं पे रह रही, उसका प्रभाव है। नेपाल में घटना घटती है तो भारत में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे है, ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त शुरू से रहा है। कुछ सालों पहले तक भारत सबसे ज्यादा ईरान से ही तेल लेता था। आज भी ईरान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो ऐसा नहीं भारत ईरान के विरोध में चला जाएगा। ये भी है भारत की फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है, किस तरह से दुनिया में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं, और खासकर ट्रम्प महोदय देखिए अगला क्या कदम उठाते हैं। लेकिन यह है कि ईरान पे वो आक्रमण करने के मूड में, अटैक करने के मूड में पूरी तरह से आ गए हैं, और ईरान पे अगर अटैक हो जाता है तो फिर बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी फिर। तो ठीक है साथियों, नमस्कार।